ओके ओके। आप में से कल काफी लोग आए नहीं, क्यों? अच्छा, शादी। चलिए, पेडागोजी की क्लास है, न्यू स्टूडेंट आप ही, बाकी सबको तो पता ही है। जिन जो लोग कल नहीं आए थे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। टीचिंग फॉर्मूले, वो टीचिंग फॉर्मूले कह रही हूँ, टीचिंग मॉडल्स चल रहे थे। तो मैंने कल वैसे 2 घंटे की ले सकते थे, लेकिन आप लोगों की वजह से ही मैंने 2 घंटे की नहीं ली, क्योंकि फिर लिखने का बहुत ज्यादा हो जाता है। 1-2 पेज होंगे तो आप लोग लिख दोगे, लेकिन जैसे ही 4-5 पेज हुए आप लोग लिखते नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कर लेते हैं आज, और आज से ही हमारा टेक्निकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। टेक्निकल पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे जो चीजें आप पहली बार पढ़ोगे, इसके अलावा, ठीक है। आप एक बार किसी की भी नोटबुक लेके थोड़े से पेडागोजी के नोट्स जरूर ले लेना, है ना। चलिए, मैंने दिशा विहीन प्रतिमान तक बता दिया था। देखिए, आप न्यू हैं, आपके लिए थोड़े से वर्ड्स न्यू रहेंगे, लेकिन उनका मैं साथ साथ में, जैसे ही उनका इंग्लिश वर्ड मैं आपको बताऊंगी, आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। जब भी अधिगम वर्ड आता है तो उसका अर्थ होता है लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई, बोलते जाओ, ठीक है। उपागम, बताइए उपागम का अर्थ क्या होता है? अप्रोच। क्या होता है भाई उपागम का अर्थ? अप्रोच, ठीक है। अप्रोच का मतलब होता है कि हम किसी चीज तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों का, किन तरीकों का, किस पाथ का जो यूज कर रहे हैं, वही क्या होते हैं? उपागम होते हैं। अधिगम लर्निंग होता है। शिक्षण आप सभी को पता है टीचिंग होता है। हम एक विधि अगर वर्ड यूज करते हैं, शिक्षण विधि, क्या यूज करते हैं? अगर हम शिक्षण विधि वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? टीचिंग मेथड। क्या होता है? टीचिंग मेथड। मैं थोड़े से वर्ड से आपको यूज टू करवा देती हूँ, क्योंकि अब बाकी सब लोग तो उन वर्ड्स को समझ चुके हैं, आपके लिए वो थोड़े से नए रहेंगे। शिक्षण सूत्र अगर आते हैं तो वो टीचिंग फॉर्मूला, क्या रहेंगे भाई? टीचिंग फॉर्मूला, ठीक है। अगर आ जाता है शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स, क्या हो जाएंगे? टीचिंग प्रिंसिपल्स। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, ये जो तीनों चीजें मैंने बताई हैं, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि और शिक्षण सिद्धांत, ये शिक्षण उपागम ही है। क्या है? शिक्षण के उपागम। शिक्षण के उपागम का अर्थ है कि शिक्षण करवाने के लिए हमें जिन सहायक चीजों की जरूरत होती है, वही क्या है हमारे? टीचिंग उपागम, टीचिंग अप्रोच की, हमें शिक्षण करवाने के लिए इस तरीके से शिक्षण विधि का, शिक्षण सूत्रों का और शिक्षण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। शिक्षण विधि क्या करती है? साधन होती है। शिक्षण विधि क्या होती है भाई हमारे लिए? साधन का काम करती है। और जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो हमें क्या करते हैं? गाइडेंस का काम करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। और जो शिक्षण सिद्धांत होते, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? एक चलने का तरीका बताते हैं, वे ऑफ पाथ बताते हैं कि इस रास्ते पे हमें किस तरीके से, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलना है। ये फर्क होता है। तो ये वर्ड्स यहाँ पे आने वाले, एक आएगा शिक्षण प्रतिमान। क्या आएगा? अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ है टीचिंग मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स। प्रतिमान का अर्थ क्या है? मॉडल्स, है ना। ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज है, थोड़े से टफ वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं। मैं आप लोगों को शिक्षण प्रतिमान के 7-8 मॉडल करवा चुकी हूं। 7, कल कितने लोग नहीं थे? ठीक है,
टीचिंग मॉडल्स को एक बार रिवाइज कर दूं सिर्फ 5 मिनट में। लिख लिया सभी ने? आगे समझ में? दिशा विहीन तक हो गया सभी का। देखिए, अगर जिनको टीचिंग ये फॉर्मूले, मेथड, प्रिंसिपल समझ आ गए, उन्हें टीचिंग मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं पे ही बेस्ड हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, अंतः क्रिया प्रतिमान। अंतः क्रिया प्रतिमान, अंतः क्रिया प्रतिमान, अंतः क्रिया प्रतिमान, इंटरेक्शन मॉडल। देखिए, अंतः क्रिया, शिक्षण में जब भी अंतः क्रिया की बात होती है तो इंटरेक्शन होता है, वो किसके मध्य होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उसी से ही रिलेटेड क्या है? ये अंतःक्रिया प्रतिमान मॉडल है। लिखिए इसके प्रवर्तक। प्रवर्तक का मतलब है कि जिनके द्वारा ये थ्योरी दी गई है ना? प्रवर्तक लिखिए फ्लेंडर। प्रवर्तक लिखिए फ्लेंडर। लिखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी में जो शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, इसी को ही बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, शिक्षक और शिक्षार्थी में जो शाब्दिक संप्रेषण या वर्बल कम्युनिकेशन होता है, उसके निरीक्षण और अंकन, निरीक्षण को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग। इंग्लिश में भी लिख लीजिए ब्रैकेट बना के, ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग। निरीक्षण एवं अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। निरीक्षण एवं अंकन को ही अंतःक्रिया कहते हैं। कुल मिला के ये यही कहना चाह रहा है, पढ़ाते वक्त आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वही क्या है? अंतःक्रिया प्रतिमान मॉडल। कि भाई शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पढ़ाते हुए कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे परंपरागत और शिक्षक केंद्र में ये नहीं होता था। अभी जो आधुनिक शिक्षा हमारी चल रही है बाल केंद्रित, उसके अंदर क्या है? इंटरेक्शन जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है, ताकि बच्चे की भी सक्रिय रूप से भागीदारी उसमें रह सके। क्योंकि आप लोग बीच में बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यही क्या होता है? अंतःक्रिया। यही क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन, इसी को ही बोलते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान सॉरी, सामाजिक विज्ञान लिख दीजिए, सामाजिक विज्ञान। नहीं, अंतःक्रिया भी रखना है। सामाजिक विज्ञान अंतःक्रिया प्रतिमान किसमें प्रयोग किया जाता है भाई? सामाजिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? सामाजिक
विज्ञान में। किससे जोड़ के? हमारे समाज से जोड़ के, ठीक है। क्योंकि हमारी जो शिक्षण है वो किस पे आधारित। अब आप सोचोगे कि आपको सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों से भी जुड़ पाए। अब समाज यहाँ पे कास्ट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सोसाइटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सोसाइटी की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ अभी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ने के बाद मान लो बाई चांस आपको सदर्न एरिया में जाना पड़ गया, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड या अन्य किसी भी कार्य से रिलेटेड, तो आप वहां के बारे में चीजें जानते हैं। आप वहां के बारे में चीजें जानते हैं क्योंकि अब संपूर्ण विश्व एक धुरी पे सिमट गया है। जो पूरा जो वर्ड है वो लिमिट में आ गया है, हर कोई कहीं पे भी जा सकता है। तो वहां के कल्चर से आप इंटरेक्ट कर पाए, वहां की भी सोसाइटी को आप समझ पाए, इसलिए आपको हर एक चीज का ज्ञान दिया जाता है। इसलिए आपको सामाजिक विज्ञान में अर्थव्यवस्था पढ़ाई जाती है, आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इवन आपको हिस्ट्री भी। हिस्ट्री इसलिए कि भाई पिछले समाज से अब आप किस तरीके से डेवलप हुए हैं वो चीजें। तो अर्थव्यवस्था, ताकि आप वहां के अर्थव्यवस्था के बारे में भी जान पाए। ज्योग्राफी, वहां की ज्योग्राफिकल, देखो जो भी आपकी सोसाइटी, आपका जो समाज है वो आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। जैसी आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी वैसी ही आपकी इकोनॉमी रहेगी, वैसी ही आपकी अर्थव्यवस्था रहेगी। तो ये सामाजिक विज्ञान के विषय ही है। ये आपको किस लिए पढ़ाए जाते हैं? इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि आप अपने कम्युनिटी से बाहर, जब भी आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के किसी भी दूसरी जगह जाए तो आप वहां पे भी निश्चित रूप से जुड़ पाए। आज आप विश्व में कहीं पे भी जाते हैं, एडजस्ट हो पाते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि वहां के कल्चर के बारे में, वहां के सोसाइटी के बारे में आप जानते हो। तो यही चीजें आपको सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है। तो लिखिए, इस प्रतिमान का प्रयोग, इस प्रतिमान का प्रयोग, इसके प्रवर्तक भाई मुझे नहीं मिले, मुझे इसके प्रवर्तक नहीं मिले, लेकिन मैं इसके प्रवर्तक और किसी बुक में भी सर्च कर लूंगी। ठीक है, मुझे इसके प्रवर्तक, मैंने एक दो जो बुक देखी, मुझे उसमें इसके प्रवर्तक नहीं मिले। जैसे ही अगर मुझे कल मिल जाते हैं या जब भी मिल जाते हैं, मैं आपको इसका डेफिनेटली लिखवा दूंगी। गूगल पे एक्चुअली में मैं आपको प्रतिमान बताऊं तो प्रतिमान हमारे ऐसे ना हो के बीएड के ये पूरे पूरे एक एक चैप्टर आते हैं, तो मुझे अगर वो देखना पड़ता तो गूगल पे जनरली वो चीज मुझे नहीं मिली। और मुझे उसमें क्या बोलते हैं, मैं पूरा यूट्यूब चैनल उसको मैं खंगाल नहीं पाई कि भाई मैं एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के वीडियोस देखूं, क्योंकि ये पूरे पूरे एक एक चैप्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जैसे ही इसके प्रवर्तक मिलेंगे मैं आपको डेफिनेटली लिखवा दूंगी। इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान विषय में किया जाता है। इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान विषय में किया जाता है, या फिर आप लोग गूगल करो और मेरे को बता दो अगर मिल जाता है तो। ठीक है, जॉन डीवी और फेडरिक हर्बर्ट, लिख दो भाई। जॉन डीवी और फेडरिक हर्बर्ट, दोनों का नाम हम पहले भी यूज कर चुके हैं, याद है कहीं? क्या? चलो अच्छी बात है, याद है। अभी किसी से भी खड़ा करके पूछ लूं, किसी को भी याद नहीं होगा। चलो झूठी हाँ तो भरी, थोड़ा थोड़ा पहुंच तो रहे हो, सोच तो रहे हो कि नाम तो आए हैं, कम से कम नाम तो याद है। जॉन डीवी और फेडरिक हर्बर्ट। जॉन डीवी का तो बहुत बार नाम आया, और फेडरिक हर्बर्ट के बारे में तो कल भी डिस्कशन हुआ था, परसों भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। क्योंकि हर्बर्ट के पंचपदीय उनका पक्षों का हमने दो तीन जगह उनका यूज हुआ है और हमने बातें भी की है। जॉन डीवी का तो शुरुआत में भी हुआ था, फॉर्मूले में भी, शिक्षण विधियों में भी यूज हुआ है, शिक्षा की थ्योरी में भी हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, इतना भी कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ हुआ है, इसी जगह हुआ है, बाकी आप कर लोगे कनेक्ट। बहुत सारे हैं,
तो एक बार में किसी को भी याद नहीं होता, और आप लोगों को तो खासकर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप लोग उससे कनेक्ट भी नहीं करते हो। तो लिखिए, किसमें किया जाता है? सामाजिक विज्ञान विषय में किया जाता है। बालक समाज में अंतःक्रिया करते हुए, बालक समाज में अंतःक्रिया करते हुए विषय वस्तु का अधिगम करता है। समाज में अंतःक्रिया करते हुए विषय वस्तु का अधिगम करता है। वह समाज से इंटरेक्ट होके ही चीजों को सीखता है। आज आपने कोई भी चीज यहाँ पे मतलब मैंने पढ़ा दिया, पढ़ने के बाद जब तक आप उस चीज को यूज नहीं करेंगे तब तक आप उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपका उन चीजों को यूज करना भी, एनालिसिस के साथ साथ उनका सिंथेसिस करना भी, उसको सिंथेसाइज करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। प्रयोगशाला विधि प्रतिमान किसने दी है भाई? बेदल व मेने ने। किसने दी है? बेदल व मेने ने। बेदल व मेने ने दी है। प्रयोगशाला विधि प्रतिमान किसने दी है भाई? बेदल व मेने ने दी है। प्रयोगशाला के माध्यम से, प्रयोगशाला के माध्यम से किसी भी विषय का अधिगम करवाया जाता है। इसमें प्रयोगशाला के माध्यम से किसी भी विषय का अधिगम करवाया जाता है। इसमें प्रयोगशाला के माध्यम से किसी भी विषय का अधिगम किया जाता है। अब जितने भी आपके वो सब्जेक्ट जिनकी लैब्स होती हैं, जिनकी क्या होती है? लैबोरेटरीज होती है, प्रयोगशाला होती है, वो प्रयोगशाला विधि प्रतिमान का पालन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है भाई? ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेशियर ने। किसने दिया है भाई? रॉबर्ट ग्लेशियर ने। ये आपके किस पे, क्या नाम है इसका भाई? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, मतलब बेसिक। तो देखिए, जब भी आपको शिक्षण करवाया जाता है तो उसका बेस क्या होता है कि जो चीज आपको सिखाई जा रही है वो आप सीख लें, और सिखाने के लिए उन चीजों का आपसे प्रयोग करवाया जाता है, और उन चीजों का आपसे क्या करवाया जाता है? अभ्यास करवाया जाता है। तो लिखिए इसी में, यह प्रतिमान, यह प्रतिमान अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह प्रतिमान अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह प्रतिमान अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। इस प्रकार इसमें उन क्रियाओं का अभ्यास करवाया जाता है, इसमें उन क्रियाओं का अभ्यास करवाया जाता है जिससे उनका, जिससे उनका मतलब उनका कौन? जिससे बालकों का बौद्धिक एकीकरण एवं बौद्धिक एकीकरण एवं स्वतंत्र एकीकरण, बौद्धिक एकीकरण एवं स्वतंत्र एकीकरण की क्षमता
विकसित की जा सके। बौद्धिक एकीकरण एवं स्वतंत्र एकीकरण की क्षमता विकसित की जा सके। ठीक है, अब उसके बाद लिखिए नेक्स्ट, अनुभव शंकु प्रतिमान। अनुभव शंकु प्रतिमान। अनुभव शंकु प्रतिमान किसने दिया है भाई? ये एडगर डेल ने। किसने दिया है? एडगर डेल ने। किसने दिया है भाई? एडगर डेल ने। इसमें क्या किया जाता है? आपको एडगर डेल ने अनुभव शंकु प्रतिमान, इसमें क्या किया जाता है? अनुभव शंकु प्रतिमान, इससे अनुभव करके आप सीखते हैं। अनुभव करवाने के लिए क्या किया जाता है? सहायक सामग्रियों को यूज किया जाता है। तो इस प्रतिमान में बताया जाता है कि जो आपके शिक्षण में सहायक सामग्री है उससे कितनी प्रभावशीलता बढ़ी है, जिसकी वजह से आप सीख पा रहे हैं। मैं कोई भी चीज आपको बिना दिखाए, बिना करवाए और बिना उसको प्रत्यक्ष रूप से आपको महसूस करवाए या दिखाए, बिना अगर वो चीज सिर्फ पढ़ाती जाती हूं तो क्या आप जल्दी सीख पाओगे? नहीं। उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, आपके लिए सहायक सामग्री के रूप में उसका पिक्चर यूज कर सकती हूँ, उसका मॉडल यूज कर सकती हूँ, उसका मानचित्र या उसका किसी भी प्रकार का चित्र यूज कर सकती हूँ। और अगर वो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने विद्यमान हो सकता है तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपको वहां पे ले जाके वो चीज दिखा के अगर आपको शिक्षण करवाऊं, टीचिंग करवाऊं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें वही बताया गया है कि आपके जो सहायक सामग्री है वो आपके शिक्षण को कितना प्रभावी बनाती है, वही क्या है? अनुभव शंकु प्रतिमान। तो लिखिए, इस प्रतिमान का प्रयोग, इस प्रतिमान का प्रयोग सहायक सामग्रियों की, सहायक सामग्रियों की प्रभावशीलता को स्पष्ट करने हेतु, इस प्रतिमान का प्रयोग सहायक सामग्रियों की प्रभावशीलता को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। अब लिखिए नेक्स्ट, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। सूचना, सूचना प्रक्रिया प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? सेशन। किसके द्वारा दिया गया भाई? सेशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? सेशन के द्वारा। ये संज्ञानात्मक विचारधारा पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक विचारधारा पर आधारित होता है। यह ऐतिहासिक शिक्षण है। ऐतिहासिक शिक्षण है। देखिए, संज्ञानात्मक आपके लिए नया वर्ड होगा। ज्ञान, ज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक एक ही वर्ड है। इंफॉर्मेशन मतलब इसका सिर्फ टारगेट होता है आपको इंफॉर्मेशन देना, है ना। तीन पहलू होते हैं ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देने पे, आपको इंफॉर्मेशन देने पे, आपका अनुदेशन करने पे, क्या करने पे? आपका अनुदेशन करने में ही विश्वास रखता है। अब अनुदेशन, इंट्रोडक्शन है ना, वर्ड का यूज किया था हमने, अनुदेशन। तो ये
आपका सिर्फ अनुदेशन करने में ही विश्वास रखता है कि आप तक सूचना जानी चाहिए, आप तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, आपका उसका प्रयोग और इस तरीके से मतलब आपको ज्ञान, आपको बता तो दिया जाएगा कि इसका यहाँ यूज है, यहाँ यूज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करवाना वो क्रियात्मक में चला जाता है। तो ये किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक। ये इंफॉर्मेशन देने में विश्वास रखता है, आपको ज्ञान देने में विश्वास रखता है कि भाई ये कंप्यूटर है, ये इसका यूज है, ये इसके कार्य। कि मैं कंप्यूटर आपको थ्योरेटिकली पढ़ा के चली जाऊं वो संज्ञानात्मक होता है, और अगर वही कंप्यूटर को मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूं तो वो क्या हो जाता है? क्रियात्मक हो जाता है। तो ये किस पे आधारित होता है? संज्ञानात्मक। वैसे भी सूचना, इंफॉर्मेशन, संज्ञानात्मक में हम क्या करते हैं? आपको इंफॉर्मेशन ही देते हैं। ये संकुचित विचारधारा पर आधारित होता है। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हो पीछे से। तो लिखिए, अब जो एक दो के नाम लिख लो, उनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। कक्षा, सभा, प्रतिमान। कक्षा, सभा, प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया भाई? विलियम गिल्शियर के द्वारा। विलियम गिल्शियर। कक्षा को सभा के रूप में इस्तेमाल करके आपको विचार विमर्श की पूर्ण स्वतंत्रता, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अब समझ भी सकते हो। किसके द्वारा कक्षा, सभा प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? विलियम गिल्शियर के द्वारा। ठीक है, तो लिखिए, जानकारी प्रतिमान। जानकारी प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है भाई? फिटिस के द्वारा। ये भी वही है, आपको सूचना देना, आपको ज्ञान देना। ठीक है, संज्ञानात्मक उसी पर आधारित है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो। इंफॉर्मेशन मतलब आपको इंफॉर्मेशन देना, आपको सूचना देना, आपको ज्ञान देने तक ही सीमित है ये। जबकि कक्षा, सभा, प्रतिमान क्या हो गया? उसका व्यापक रूप हो गया, उसमें आपको भी इन्वॉल्व होने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है ना, आप उसमें भाग ले पाते हैं। और सूचना जो लिखा है हमने उसमें एक और, वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाने में विश्वास रखता है। जो सूचना प्रतिमान है वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कि आपके सोचने की क्षमता बढ़ाने में, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में विश्वास रखता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में विश्वास रखता है। और यहां तक आपका जो पेडागोजी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। पेडागोजी वाला मतलब वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है जो साइकोलॉजी से कनेक्टेड था। अब आपका कंप्यूटर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ भाषा में लिखना है। आप सभी को पता है कि ये कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, उसका उपयोग क्या क्या होता है, और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो अब लिख लीजिए, विद्यालय में विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस विषय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान विषय विद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान विषय देखिए भाई, आप सभी को पता है आज का जो आधुनिक वर्ड है ना, जो अभी प्रेजेंट जो वर्ड है किस पे बेस्ड है? टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हमारी जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है? समाज। जब हमारा संपूर्ण समाज ही इस पे टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो क्या हमें समाज के अनुकूल चलना पड़ेगा? हमारा जो शिक्षण होता है वो समाज के अनुकूल रहता है। समाज की उपयोगिता के आधार पर हमें जो भी शिक्षण करवाया जाता है वो ध्यान में रखकर करवाया जाता है
सॉरी, कि वो समाज के लिए अनुकूल हो और समाज में उसकी उपयोगिता हो। तो आज का जो आधुनिक समाज है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जब समाज में टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया जा रहा है तो क्या शिक्षण में उसका उपयोग होना चाहिए या नहीं, ताकि आप उस चीज का शिक्षण करके आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाए, आप उस चीज को एनालाइज करें और आप उस चीज को सिंथेसाइज कर पाए, आप उस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होके उसको और बेहतर बना सके। तो इसी चीज के लिए आपके समाज में जो भी चीजें जिस बेस्ड आपका समाज होता जाएगा उसी चीज का आपके शिक्षण के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता जाएगा। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का यूज क्यों करना चाहिए। भाई आजकल जो उद्योग है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है, किस पर आधारित है? कंप्यूटर। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी चीज पर आधारित हो, क्या उसका यूज, उसमें कंप्यूटर का यूज करवाया जाता है? कंप्यूटर का तो यूज होगा ही। मान लो फैक्ट्रीज है तो उसकी अकाउंटिंग के लिए, उसकी डिटेलिंग के लिए, उसके डेटा स्टोर करने के लिए, कहाँ कितना सामान गया है, उसकी इन्वेंट्री के लिए, हर चीज के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। और जो सिलिकॉन इंडस्ट्री है उसमें तो यूज ही कंप्यूटर का है, क्योंकि आजकल हर एक इंफॉर्मेशन को सेफ उसमें रखना, सेव करके रखना, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? डेटाबेस का यूज किया जाता है। आजकल एक थ्योरी आई है बिग डेटा, बहुत ही मतलब आप ये समझ लो कि आप जो भी चीजें, आप जिस भी ऐप के थ्रू अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर जाते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव होके बहुत सारे लोगों का डेटा इन्वॉल्व होके क्या बन जाता है? वो बिग डेटा बन जाता है। और वो बिग डेटा एक प्लेटफॉर्म पे स्टोर होता रहता है। और आपको पता है ये बिग डेटा सेल भी होता है। मुझे कोई भी नई एप्लीकेशन आती है, आप कैसे जान जाते हो कि उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है? आप कई बार देखते हो कि आपने कभी सर्च भी नहीं किया फिर भी आपको कॉल आ जाता है मकान के लिए, ज्योतिष के लिए। तो क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका डेटा खरीदते भी हैं पीछे से। तो आजकल हर चीज में टेक्नोलॉजी हो गई है। हर चीज, आप जो चीज देखो वही। पहले लोग ज्योतिष के पास वहां जाते थे, आजकल ज्योतिष आपके पास आने को तैयार है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हर चीज के लिए। तो जो भी चीज है, अब जब समाज में हर एक चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ गई है तो उस चीज के लिए आपकी क्लास किस चीज की होती है 11 बजे? साइंस की? ये साइंस वाले सर ही है। अभी तो टाइम है। हाँ अभी तो 10 मिनट्स है। तो लिखिए, आधुनिक समय में समाज की मांग है कि आधुनिक समय में समाज की मांग है कि शिक्षा प्राप्ति, कोमा, अनुकूलन और उसकी उपयोगिता। अनुकूलन मतलब उसके अनुसार, अनुकूलन और उसकी उपयोगिता, है ना? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, उसी को अनुकूलन बोलते हैं। और उसकी उपयोगिता वर्तमान समय और समाज के अनुसार हो। वर्तमान समय और समाज के अनुसार हो। और वर्तमान समय और वर्तमान समय और वर्तमान समय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और वर्तमान समय प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो भाई क्या है कि जो समय और समाज है वो किसकी मांग करता है कि भाई समय के अनुसार जिस चीज का दौर चल रहा है, शिक्षण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। और आज का दौर प्रौद्योगिकी का है, टेक्नोलॉजी का है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है। तो इसलिए इसको शिक्षण में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो लिखिए,
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आधुनिक समाज को बनाने में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का आधुनिक समाज को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः विद्यालयों में ऑब्लिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को एनालिसिस और सिंथेसाइज कर सके, एनालिसिस और सिंथेसाइज कर सके, एनालिसिस और सिंथेसाइज कर सके, टेक्नोलॉजी का विश्लेषण और प्रयोग कर सके, है ना, टेक्नोलॉजी का विश्लेषण और प्रयोग कर सके, उसका एनालिसिस कर सके और उसका संश्लेषण भी कर सके। भाई आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होके उसको एनालाइज करो, उसको और भी आगे बढ़ाओ, प्लस उसका सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सको। आज हर एक व्यक्ति को फोन चलाना आता है, फोन एक तरीके से कंप्यूटर ही है। वो तकनीकी का उपयोग तो कर रहा है, लेकिन वो तकनीकी का गुलाम है। उसे तकनीकी का आगे जाके ना तो वो उस चीज के अंदर कुछ चेंज कर सकता है और ना ही उस चेंज को उपयोग में ला सकता है। वो सिर्फ जितना उसे बताया गया है उसका उपयोग कर सकता है, और जिस चीज को जितना बताया गया है उसका उपयोग करना क्या होता है? तकनीकी का गुलाम होना। तो अगर आपको वो विषय में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, अगर आप उस चीज को एनालाइज नहीं करोगे, सिंथेसाइज नहीं करोगे, उस चीज को और भी ज्यादा उसके अंदर न्यू इनोवेशन नहीं करोगे, तो आप में और उस बिना पढ़े लिखे में जिसे फोन चलाना आता है तो उतना तो वो भी कर लेता है। तो उसमें और आप में फर्क होना चाहिए ना। और उसमें और आप में फर्क क्या है कि आप उस चीज को उपयोग तो करते हो, लेकिन बेहतर तकनीकी के साथ आप उस चीज को समझ भी सकते हो, और आप उस चीज को समझ के उसके अंदर न्यू इनोवेशन भी कर सकते हो और उसकी उपयोगिता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे आप सब लोगों ने हर एक चीज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जाती है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को सिंथेसाइज किया, उस चीज को उपयोग में लाया। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ उस चीज का यूज करते हो, उस चीज का यूज करते हो, उसको सिर्फ प्रयोग में वैसे लाते हो, सिर्फ अपने काम निकालने के लिए। उसको बेहतर बनाने के लिए आप उसमें काम नहीं करते। जैसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गूगल में बग्स निकालते रहते हैं। अभी हाल ही में किसी ने गूगल को भी, हाँ, आपको पता है गूगल को भी हैक कर लिया था। मतलब हर चीज, भाई टेक्नोलॉजी है, इंसान ने बनाई है, तो इंसान से हमेशा कुछ ना कुछ कमी भी रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं? उस चीज को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके वो उस चीज को सिंथेसाइज करते हैं कि यहाँ पे ये कमी है, और अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो इस चीज को मैं हैक भी कर सकता हूँ। इस चीज को इस तरीके से करके इसकी और भी ज्यादा यूज बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस फोन का यूज किस काम तक करते हैं? फोन आना, उठाना, यूट्यूब का यूज करना, ये सब। बहुत सारे लोग हैं जो फोन से अपना पूरा बिजनेस चला लेते हैं, वो उसका यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फोन से भी पैसा कमाते, इलीगल तरीके से नहीं, बहुत सारे लीगल तरीके हैं जिनसे फोन का यूज करके आप एप्लीकेशंस का यूज करके पैसे कमा सकते हो।
ठीक है। आप लोग तो जिसको जिसकी उपयोगिता जहां जिस तरीके से उसे समझ आई है वो उस चीज को उस तरीके से उपयोग कर रहा है। सिर्फ प्रयोग करना नहीं, किसी ने बना दिया और मैंने बस उसको उतने ही काम के लिए यूज किया। आपको उस चीज के अंदर और भी अपना इन्वॉल्वमेंट देना होता है। ठीक है, तो लिखिए आगे। विद्यालय में कंप्यूटर साइंस विद्यालय में कंप्यूटर साइंस शिक्षण के उद्देश्य विद्यालय में कंप्यूटर साइंस शिक्षण के उद्देश्य कि विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ानी चाहिए। देखिए, किसी भी विषय को जब आप पढ़ते हो तो उस विषय का व्यवहारिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके व्यवहार में आ जानी चाहिए वो चीजें। ठीक है, तो लिखिए। कंप्यूटर साइंस विषय केवल कंप्यूटर साइंस विषय केवल पाठ्य पुस्तक और लैब तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर साइंस विषय केवल पाठ्य पुस्तक और लैब तक सीमित नहीं है। इसके व्यवहारिक उद्देश्य है। इसके व्यवहारिक उद्देश्य है। और दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता है। इसलिए इसे इसलिए इसे पढ़ने के साथ साथ उसका अधिगम करना इसलिए इसे पढ़ने के साथ साथ इसका अधिगम करना भी आवश्यक है। कि भाई ये केवल आपने पढ़ा किताब तक और आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया वहां तक सीमित नहीं है। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में, समाज में इसकी उपयोगिता है। इसके लिए आपको उस चीज को पढ़ के और उसको सीखना जरूरी है, ताकि जब आप किसी चीज को सीख लेते हैं तो आपको वो चीज, उस पर आप चिंतन करने लगते हैं। और जब आप चिंतन करते हैं तो आप उस चीज को इनोवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कंप्यूटर साइंस और उससे संबंधित कंप्यूटर साइंस और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रौद्योगिकी के अध्ययन से आवश्यक बुनियादी ज्ञान को आवश्यक बुनियादी ज्ञान को समझाना आवश्यक बुनियादी ज्ञान को समझाना। ठीक है, बुनियादी मतलब बेसिक। उसका बेसिक बेसिक कंप्यूटर तो आजकल हर किसी के लिए ही जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए। देखिए भाई, आजकल कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आजकल हर एक इंडस्ट्री में, सिलिकॉन इंडस्ट्री के साथ साथ, सिलिकॉन इंडस्ट्री तो टोटली कंप्यूटर पे बेस्ड होती है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य उद्योगों में भी कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो जब भी आपको वो विषय पढ़ाया जाए तो वो आपको विषय को किससे, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग है, जो उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में जिस भी तरीके से उसका उपयोग है, उसको उस स्तर तक लेके आपको पढ़ाना चाहिए, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस से
मतलब मास्टर्स भी करके बैठ गए, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि अब किस तरीके से कहाँ जाके वो इस पे बेस्ड काम करें। शायद सर आ गए हैं ना, तो लिखिए, ये लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिए। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं और उद्योगों की आवश्यकताओं और शिक्षा क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं और शिक्षा क्षेत्र के आउटपुट के बीच एक बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है, जिससे उसकी गुणवत्ता जिससे जिससे गुणवत्ता की जरूरतों पर जोर दिया जा सके, जिससे गुणवत्ता की जरूरतों पर जोर दिया जा सके। कुल मिला के मैं कोई भी चीज आपको कंप्यूटर पढ़ा रही हूं तो मैं उसे आज इंडस्ट्रीज वगैरह में उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है उसके बीच में उसको इंटरकनेक्ट करके आपको पढ़ाऊं, ताकि आप उसकी क्वालिटी को, आप में से किसी ने भी मन बना रखा है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, तो आप उस विषय की क्वालिटी को और बेहतर बना सके। जैसे मान लो किसी को कमर्शियल सेक्टर में जाना है, तो आप वो कमर्शियल एप्लीकेशंस पे ज्यादा वर्क करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका उसी पे यूज करना है। मान लो आपको पता है कि आपको वेब डेवलपिंग पे जाना है, तो आप उसी पे ज्यादा फोकस कर सके। जब आप उस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी विषय को, केवल कंप्यूटर ही नहीं, किसी भी विषय को पढ़ाते समय उसको जहां उसकी उपयोगिता है, सिर्फ प्रयोग ही नहीं बताना चाहिए, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसको इंटरकनेक्ट करके बताना चाहिए, कि आप केवल उसे इस्तेमाल ना कर सके, आप उसे औरों के इस्तेमाल के योग्य भी बना सके। ठीक है, तो ये प्रयोग और उपयोगिता में फर्क होता है। ठीक है, चलिए, तो शायद वो साइंस वाले सर ही हैं जो बार बार क्लास में आके देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।